नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। चमोली से बड़ी खबर है, जहां पर सड़क हादसे में 3 बाइक सवारों की मौत हो गई है। बद्रीनाथ हाईवे पर बिरही के पास यह हादसा हुआ। यहां टेम्पो ट्रेवलर और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई है। हादसे में मरने वाले 3 में से 2 पुलिस के जवान हैं और दोनों चमोली पुलिस लाइन में तैनात हैं, जबकि तीसरा शख्स भी चमोली का ही रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक बाइक सवार टेम्पो ट्रेवलर को ओवरटेक कर रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ, जिसमें तीनों बाइक सवारों की दर्दनाक मौत हो गई। पौड़ी के बैजरों में थली साइड से कोटद्वार जा रही यात्रियों से भरी हुई जीएमओयू की बस दुगड्डा फतेहपुर बैंड के पास पलट गई। हादसे में ड्राइवर समेत 5 यात्री घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए डिस्चार्ज कर दिया गया। उपचार के बाद और बताया जा रहा है कि बस का ब्रेक फेल होने के चलते यह हादसा हुआ, जिसके चलते यात्रियों को चोट आई। फौरन उनको प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया और बाद में उन्हें वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया। कल होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग में शामिल होने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ देहरादून पहुंच चुके हैं। शनिवार को वो मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग में शामिल होंगे और नरेंद्र नगर पहुंचेंगे। इससे पहले देहरादून पहुंचने पर जीटीसी हेलीपैड पर उनका स्वागत किया गया। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, सतपाल महाराज, सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, विधायक खजान दास ने उनका स्वागत किया। सीएम योगी इसके बाद बीजापुर सेफ हाउस के लिए रवाना हो गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शनिवार को होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग में भाग लेने के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ देहरादून पहुंचे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बीजापुर का सेफ हाउस है, जहां पर योगी आदित्यनाथ आज रात्रि विश्राम करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनका जमावड़ा लगा हुआ है। उनके बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्यमंत्री से मिलने चुनिंदा लोगों को, चुनिंदा कार्यकर्ताओं को यहाँ से भेजा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ शनिवार को नरेंद्र नगर जाएंगे, जहाँ वो मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग में भाग लेंगे और मीटिंग के बाद दोपहर बाद उनका केदारनाथ जाने का कार्यक्रम है। केदारनाथ में बाबा केदार के दर्शन करने के बाद योगी आदित्यनाथ का जो रात्रि विश्राम है वो केदारनाथ में ही रहेगा और अगली सुबह यानी कि 8 अक्टूबर को वो बद्रीनाथ धाम जाएंगे, जहां पर बाबा बद्री विशाल के दरबार में वो पूजा अर्चना करेंगे। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौपरबात, न्यूज़ 18 देहरादून। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शनिवार को नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार की सुबह 11 बजे नरेंद्र नगर पहुंचेंगे। वहीं उत्तराखंड की ओर से सीएम पुष्कर सिंह धामी, वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल शामिल होंगे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की इस मीटिंग में करीब 18 बिंदुओं पर बातचीत होनी है। मध्य क्षेत्रीय परिषद में सभी राज्यों के लिए एक इंटर राज्यों के आपस के मुद्दे भी होते हैं और अपने अपने राज्यों के भी होते हैं, तो उन सभी पर चर्चा होगी। पिछले साल के गत जो एजेंडे हैं उन पर कितनी प्रोग्रेस हुई है उस पर भी चर्चा होगी। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में बैठक कल होने जा रही है। मध्य क्षेत्र की बैठक कल नरेंद्र नगर में होनी है और अपने यशस्वी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी उसमें उस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उनके मार्गदर्शन में बैठक होनी है और 4 राज्य इसमें सम्मिलित रहते हैं। हमारा उत्तराखंड मेजबान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इसमें अनुरोध किया गया है। अमित शाह के दौरे से पहले उनके रूट पर पड़ने वाली सड़कों की खूब सफाई की गई है। देहरादून नगर निगम समेत दूसरी एजेंसीज के कर्मचारी पेड़ों की रंगाई पुताई और सड़कों के किनारे सफाई जैसे कामों में जुटे रहे। शनिवार की शाम को गृहमंत्री को बीजेपी ऑफिस पहुंचना है, जहां वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी ऑफिस के आसपास भी साफ सफाई के लिए कर्मचारियों की फौज नजर आई। गृहमंत्री के बहाने राजधानी की साफ सफाई होते देख देहरादून के कई लोग खुश नजर आए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को हरिद्वार के कनखल स्थित जगतगुरु आश्रम में स्वामी राज राजेश्वराश्रम से मुलाकात कर आशीर्वाद दिया।
इसके बाद सीएम धामी बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि लैंड जिहाद पर हमारी सरकार ने सख्ती दिखाते हुए 500 से अधिक अवैध मज़ारों को हटाया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में लोगों को डराकर या लालच देकर जबरन धर्मांतरण का खेल चल रहा था, लेकिन हमने सख्त कानून बनाया। बना रहे उसके लिए भाइयों बहनों हमने यहाँ पर जो लैंड जिहाद चल रहा था उस लैंड जिहाद को रोकने का भी काम किया है। और 500 से भी अधिक ऐसी मज़ारें जिनका नीचे कोई अवशेष नहीं मिला, कोई अवशेष नहीं मिला, लेकिन मज़ारें खड़ी कर दी गई थी। अनेकों ऐसे लोगों को, सीधे साधे भोले भाले लोगों को लगातार उनका मतांतरण करवाया जा रहा था। भाइयों बहनों, इस मतांतरण को रोकने के लिए भी हमने पूरे देश का सबसे सख्त कानून बनाया है और 10 साल तक की सजा का इसमें हमने प्रावधान किया है बिना जिलाधिकारी के अनुमति के। और एक बड़ी खबर देहरादून से, धामी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सिडकुल में 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है और 1 अधिकारी को पद से हटाया गया है। इन सभी पर करप्शन का आरोप था और सब्सिडी के मामले में उद्योगपतियों से गलत व्यवहार करने का भी आरोप था, जिसके बाद लेखाकार परविंदर सिंह को सस्पेंड कर दिया गया और साथ ही जनसंपर्क अधिकारी कमल किशोर कफलटिया को भी निलंबित किया गया है। इनके अलावा फाइनेंस कंट्रोलर मनीष कुमार उप्रेती को भी हटाया गया है। उप्रेती के खिलाफ एक्शन के लिए पत्र भेजा गया है। प्रधानमंत्री मोदी 11 से 12 अक्टूबर के बीच कुमाऊं दौरे पर आ सकते हैं। पीएम पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चंपावत जा सकते हैं और साथ ही उनका पिथौरागढ़ में एक जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। ऐसे में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इस दौरे से पहले बड़ा बयान दिया है। तैयारियों के सिलसिले में हल्द्वानी पहुंचे जोशी ने कहा कि पीएम कुमाऊं को बड़ी सौगात दे सकते हैं और ये तोहफा टनकपुर बागेश्वर जैसी बहुप्रतीक्षित रेल लाइन का हो सकता है। लंबे समय से टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन की मांग होती आ रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जब भी आते हैं कुछ ना कुछ यहाँ पर देके जाते हैं। मुझे पूरा भरोसा है जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आएंगे तो इस क्षेत्र में कुछ ना कुछ बड़ा ही देकर जाएंगे, मुझे ऐसा भरोसा है। शीघ्र ही जो बागेश्वर ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, कर्णप्रयाग तक ट्रेन वहां लगभग पहुंचने वाली है, टनल बन गई है। इसी का सिर्फ बागेश्वर भी ट्रेन पहुंचेगी, फिर क्षेत्र का विकास होगा। पीएम मोदी के पिथौरागढ़ दौरे को लेकर पुलिस महकमे ने कमर कस ली है। पीएम पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स स्टेडियम में जहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे तो वहीं आदि कैलाश के दर्शन भी करेंगे। इस दौरान पीएम की सुरक्षा में करीब 1200 सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। पीएम की जनसभा 12 अक्टूबर को प्रस्तावित है, जिसे देखते हुए शहर के ट्रैफिक प्लान में भी खास बदलाव किया गया है। एसएसपी ने बताया कि प्रदेश के अन्य जिलों से सुरक्षाकर्मी 10 अक्टूबर को मुख्यालय पहुंच जाएंगे। इसके बाद उन्हें तैनाती स्थल के लिए रवाना कर दिया जाएगा। वो जिले में मुख्यालय में लगेगा। इस फोर्स का भी डिमांड हम लोगों ने कर लिया है, जो कि डिमांड का जो विवरण है वो भी हमें प्राप्त हो गया है और ये फोर्स जो है 10 तारीख को यहाँ पे आएगा, जिनके द्वारा 11 तारीख को यहाँ पे रिहर्सल किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी के पिथौरागढ़ दौरे को लेकर पिथौरागढ़ शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जिस रूट से पीएम मोदी का काफिला गुजरेगा वहां पहाड़ की संस्कृति की हर झलक हर तरफ देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए पिथौरागढ़ पूरी तरह से तैयार है। नैनी सैनी एयरपोर्ट से स्पोर्ट्स स्टेडियम तक पीएम का 6.5 किलोमीटर का काफिला गुजरना है। इस रूट को कुछ इस तरह से तैयार किया गया है कि जैसे पूरे पहाड़ की संस्कृति यहाँ की दीवारों पर उतर आई। हिल यात्रा के मुख्य पात्र लखिया भूत हो या एप्पल कला से रंगी दीवारें या फिर पिछोड़ा पहने पहाड़ी महिला का चित्र, हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लखिया भूत हमने यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट डाला है, वहाँ पे एपन कला का डाला है और जगह जगह पे नारायण आश्रम, कैलाश आश्रम और कैलाश पर्वत, ओम पर्वत वगैरह हमने यहाँ पे पूरा कल्चरल हमने अपना पूरा एरिया यहाँ पे दिखाया हुआ है। पीएम के रूट को जहाँ स्थानीय संस्कृति से सराबोर किया गया है तो वहीं आदि कैलाश, ओम पर्वत, पंचाचूली और नारायण आश्रम की आकृतियां भी इस रूट पर बनाई गई। यही नहीं, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े स्लोगन भी
दीवारों पर 4 चांद लगा रहे हैं, जबकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन से भी दीवारें पटी हुई हैं। पहाड़ी संस्कृति से पीएम नरेंद्र मोदी को 100% रूबरू कराने के लिए छलिया नृत्य और दमाऊ को भी चित्रों में उकेरा गया है। हम लोग नैनी शनि हाई पट्टी से लेके स्टेडियम तक की जितनी भी दीवारें हैं, सब में उत्तराखंड संस्कृति से संबंधित चित्र बना रहे हैं और स्लोगन लिख रहे हैं, जिससे प्रधानमंत्री देखें और पिथौरागढ़ के लिए कुछ सोचें। और हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं प्रधानमंत्री के इस आगमन से। पीएम नरेंद्र मोदी के रूट को दुल्हन की तरह सजाने के लिए प्रदेश भर से कलाकारों को बुलाया गया। इन कलाकारों की मेहनत का ही नतीजा है कि जिन दीवारों को कोई देखना भी पसंद नहीं करता था, वहां से अब लोगों की नजरें हट नहीं रही हैं। उम्मीद है कि जब पीएम मोदी इन कलाकारों की मेहनत को अपनी आंखों से देखेंगे तो वो भी तारीफ जरूर करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। जोशीमठ आपदा प्रभावितों के राहत और पुनर्वास के साथ ही पुनर्निर्माण के लिए 1845 करोड़ का आर्थिक पैकेज केंद्र ने मंजूर कर लिया है, जिसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। सीएम धामी ने कहा कि जोशीमठ त्रासदी के बाद पहले दिन से ही केंद्र की लगातार मदद मिल रही है और अब आर्थिक पैकेज मंजूर होने के बाद जोशीमठ में पुनर्वास और पुनर्निर्माण के कार्यों में तेजी आएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, आदरणीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब से जोशीमठ की त्रासदी हुई, जब से ये भूस्खलन हुआ, वहां पर आपदा की स्थिति पैदा हुई, लगातार हर बार उन्होंने हमको भरोसा दिया, आश्वासन दिया कि उत्तराखंड की, जोशीमठ के लोगों की पूरी मदद की जाएगी। उसी क्रम में आज हमको ये धनराशि प्राप्त हो गई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अंकिता के दोस्त पुष्पदीप की गवाही केस में सबसे अहम बन चुकी है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान शुक्रवार को फिर से अंकिता के दोस्त पुष्पदीप से बचाव पक्ष की ओर से तीखे सवाल पूछे गए। करीब 7 घंटे तक चली गवाही के दौरान बचाव पक्ष ने कोर्ट में अंकिता और पुष्पदीप के बीच व्हाट्सएप चैट पर सवाल पूछे। वनंतरा रिजॉर्ट में आने से लेकर अंकिता की मौत वाले दिन तक दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, इस पर बचाव पक्ष फोकस कर रहा है और इस बात को साबित करने की कोशिश कर रहा है कि अंकिता वनंतरा रिजॉर्ट में आने से पहले से ही डिप्रेशन में थी। वहीं मामले में कल सुबह फिर से पुष्पदीप को कोर्ट में गवाही के लिए पेश होना है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अंकिता के दोस्त पुष्पदीप की जो गवाही है वो दिलचस्प रूप लेती जा रही है। आज दूसरा दिन था जब पुष्पदीप की गवाही कोर्ट में की गई। अपर जिला जज की अदालत में पुष्पदीप की गवाही की गई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो बचाव पक्ष के जो वकील हैं वो लगातार पुष्पदीप और अंकिता के बीच जो व्हाट्सएप चैट हुई है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या कुछ उनके बीच में बातचीत हुई है। पर्सनल चैट्स को भी कोर्ट में लाया जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो अंकिता है वो पहले से डिप्रेस्ड थी और इसी के कारण उसने सुसाइड किया। तो कहीं ना कहीं एक मामले को दूसरा रूप एंगल दिया जा रहा है और अभी 2 दिन की गवाही हो चुकी है पुष्पदीप की। अब कल सुबह दोबारा से कोर्ट में पुष्पदीप को पेश होना है और उसकी आगे की गवाही की जाएगी। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18, कोटद्वार। अल्मोड़ा में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल तब खुली जब दुर्घटना में घायल स्कूली बच्चों को ले जा रही एम्बुलेंस को धक्का देकर स्टार्ट करना पड़ा, जिसके बाद विपक्ष और कई संगठनों ने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस का कहना है कि मेडिकल कॉलेज सिर्फ रेफर सेंटर बनकर रह गया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग को विरोध का सामना करना पड़ा और स्वास्थ्य विभाग का पुतला भी फूंका गया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए। बच्चे जो कि हादसे का शिकार हो गए थे उनको अस्पताल लेकर जा रही एम्बुलेंस खुद ही बीमार पड़ गई और मजबूरन इसको धक्का लगाना पड़ा। और दूसरी तरफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। कांग्रेस का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग का इस वक्त यही हाल है, वो भी धक्के पर ही चल रहा है, लिहाजा उसका पुतला दहन कर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध प्रकट किया। बराबर हमारी प्रदेश सरकार से मांग रही है, जो हमारी 108 जो नियमित सेवाएं हैं
और उसके जो सरकार लगा करती है वो दावे खोखले साबित हो रहे हैं। और आज 108 की पूरे ज़िले के अंदर ही पूरे प्रदेश के अंदर उनकी स्थिति बहुत चिंताजनक है। किसी का कहीं पे इंजन खराब हो जाता है, कोई किसी में गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं होता है और हमारी सरकार से मांग है कि इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। और बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। उत्तरकाशी में पहला गौ सदन बड़कूट नगर पालिका में बनने के बाद बेसहारा पशुओं को सहारा मिलना शुरू हो गया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर महिला कांग्रेस ने यात्रा शुरू कर दी, जो कई शहरों, कई गांवों और कस्बों से होकर जनता से संवाद करेगी। पौड़ी के थलीसैंड से कोटद्वार जा रही बस दुगड्डा के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में ड्राइवर समेत 5 यात्री घायल हो गए। बीजेपी द्वारा राहुल गांधी को रावण बताए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तीखा विरोध प्रदर्शन किया और रामनगर में पुतला जलाकर विरोध दर्ज कराया। राहुल गांधी पर टिप्पणी को लेकर नैनीताल में भी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हरिद्वार में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर चौक पर बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि बीजेपी को 2024 में अपनी हार नजर आ रही है। रुड़की के सिविल अस्पताल में डेंगू को लेकर 3 अलग वार्ड बनाए गए, लेकिन फिलहाल अभी डेंगू के सिर्फ 5 मरीज हैं। डेंगू को लेकर अस्पताल में पर्याप्त इंतजाम किए गए। उत्तरकाशी में खस्ता हाल पड़ी चिन्याली सौड़ केदारनाथ रूट पर डामरीकरण का काम शुरू हो गया है। ये रोड काफी समय से खराब पड़ी हुई थी। वन निगम पहाड़ों की वादियों में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने पर विचार कर रहा है। ऐसे में वन निगम अपनी जमीन पर कुछ नया करने पर विचार कर रहा है। बागेश्वर में एथलेटिक्स प्रतियोगिता के तहत विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों के ट्रायल शुक्रवार से शुरू हो गए हैं, जिसमें क्रॉस कंट्री, खो खो, कबड्डी के ट्रायल शुरू हो गए। मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद मंडल लेवल के अधिकारी पौड़ी में बैठने को तैयार नहीं है। नतीजा ये है कि कमिश्नर को लेटर भेजकर बाकी अधिकारियों को चेतावनी जारी करनी पड़ रही है। वहीं जनता डीआईजी और कमिश्नर पर ही सवाल खड़े कर रही है। इसी साल फरवरी में पौड़ी दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदेश दिया था कि गढ़वाल मंडल के सभी अधिकारी अपने हेडक्वार्टर में बैठे, लेकिन करीब 8 महीने बाद कमिश्नर विनय शंकर पांडे की तरफ से एडिशनल कमिश्नर का ये लेटर बताने के लिए काफी है कि हालात बदले नहीं। मंडल लेवल के सभी अधिकारियों को भेजे गए आदेश में साफ लिखा है कि कई अधिकारी पौड़ी के बजाय देहरादून या दूसरी जगहों से काम कर रहे हैं। ऐसा करने से पहले न कोई एप्लीकेशन देता है, न टॉप अधिकारी से परमिशन ली जाती है, जिससे काम लेट होते हैं, विकास का काम रुकता है और जनता की शिकायत बनी रहती है। अधिकारी कितने अराजक हो चुके हैं, ये बात इस लेटर से साफ है। इस हाल पर अब जरा पौड़ी वालों की पीड़ा भी सुन लीजिए। लेकिन काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद आला अधिकारी जो हैं मुख्यालय के, वो यहाँ बैठ नहीं रहे हैं। सारे कैंप कार्यालय देहरादून में चल रहे हैं, तो इससे जनता परेशान है। और सरकार का मैं ध्यान इस और आकर्षित करना चाहूंगा, ये जरूर गुजारिश सरकार से करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द मंडलीय अधिकारियों को कम से कम मुख्यालय में बैठाने का काम करें। ऐसी स्थिति में पुलिस महानिरीक्षक का ये बताना, ये बहाना बनाना कि मैं इसलिए देहरादून में रहता हूँ कि हरिद्वार में क्राइम ज़्यादा होता है, देहरादून में क्राइम ज़्यादा होता है, ये गले नहीं उतरती है। लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि अब ये बिल्कुल भी कहना मानने की स्थिति में अधिकारी लोग नहीं है। जनता का सवाल और शिकायत उस सिस्टम से है जिसके बड़े अधिकारी खुद बेबस हैं, लाचार बने हुए हैं और बाकी अधिकारी आदेशों को खुलेआम ठेंगा दिखा रहे हैं। ऐसे में गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी आखिर कैसे गुलजार होगा? विपक्ष इसे मंडल के अधिकारियों की कमजोरी बताता है और गढ़वाल कमिश्नर दावा करते हैं कि हालात ठीक होंगे, जो खुद गुरुवार को पौड़ी ऑफिस पहुंचे थे। मैं देहरादून कार्यालय में तो नियमित रूप से बैठता हूँ, लेकिन महीने में कम से कम 3 बार मैं यहाँ पर भी 2-2, 3-3 दिन करके यहाँ रहूं। इसके अतिरिक्त चूंकि मंडल काफी बड़ा है तो कहीं न कहीं मेरा आना जाना हो ही जाता है, लेकिन ये मुख्यालय है, यहाँ पर भी उपस्थिति हर हालत में सुनिश्चित की जाएगी। पौड़ी में मंडल लेवल के दफ्तर में कुर्सी भले ही खाली पड़ी हो, काम देहरादून से होगा, वो भी पूरी मनमानी के साथ। इस भद्दे मजाक की पोल गढ़वाल कमिश्नर की चिट्ठी ने खोल दी है, पर बात तो तब बनेगी जब सब पता होने के बाद अराजक अधिकारियों पर कोई एक्शन।
दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर गहड़ गांव में एक मासूम बच्ची को शिकार बनाने वाले आदमखोर गुलदार को आखिरकार वन विभाग ने पकड़ लिया है। शुक्रवार को गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। खबर मिलते ही ग्रामीण इकट्ठा हो गए और फिर गुलदार को मारने की मांग करने लगे। इस बीच वन विभाग के अधिकारियों के साथ महिलाओं की नोकझोंक हो गई। जिस गाड़ी में गुलदार को रखा गया था वो उसके आगे खड़े हो गए, लेकिन बाद में किसी तरीके से गुलदार को लेकर वन विभाग की टीम रवाना हुई। लोगों का कहना है कि इलाके में अभी कई गुलदार घूम रहे हैं। हल्द्वानी में कूड़ा एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। यहाँ कूड़े का मैदान इतना भर चुका है कि अब इसे फेंकने की जगह बची ही नहीं है। नगर निगम कूड़ा फेंकते फेंकते हाईवे तक पहुंच चुका है और अब तो कूड़े से हाईवे बंद होने की नौबत आ गई है। कूड़े से पटा ये मैदान कोई कूड़ा घर नहीं बल्कि नेशनल हाईवे है, जिस पर हल्द्वानी नगर निगम ने कूड़े का अंबार लगा दिया है। हालात ऐसे हैं कि नैनीताल के डीएम को पूरे मामले में नगर निगम को नोटिस तक जारी करना पड़ा है। नगर निगम को निर्गत करने के निर्देश सिटी मजिस्ट्रेट को दिए हैं और नगर निगम को 5 दिन का समय दिया है इसको पूरा हाईवे से हटाने के लिए। यदि 5 दिन के अंतर्गत नहीं हटाया जाता तो नोटिस के क्रम में आगे फिर हम लोग फर्दर जो है एक्शन लेंगे नगर निगम के ऊपर। दरअसल इसी हाईवे से लगा हुआ है हल्द्वानी नगर निगम का ट्रेंचिंग ग्राउंड, लेकिन पूरे नैनीताल जिले का कूड़ा यहाँ पहुँच रहा है। ऐसे में इस ग्राउंड की कैपेसिटी जवाब दे चुकी है और कूड़ा इस तरह हाईवे पर बिखर चुका है। हालांकि नगर निगम के मेयर का दावा है कि हाईवे में फैला कूड़ा जल्द ही हटा लिया जाएगा। पंचायत का कूड़ा प्रबंधन को देखकर हम लोगों ने डाला ताकि ये टूरिज्म प्लेस है, ठीक से वहाँ पर अगर प्रबंधन कर पाए। मैं समझता हूँ कि जल्दी अपनी धनराशि हम लोगों को देंगे और सप्ताह भर के अंदर ही कूड़ा हम लोग साफ कर रहे हैं। जाहिर है केवल हल्द्वानी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए कूड़ा एक चुनौती बना हुआ है। ऐसे में नगर निगम एनटीपीसी की मदद से चारकोल बनाने वाले प्लांट को लगाने की तैयारी में है ताकि कूड़े से चारकोल को बनाया जा सके और कूड़े की ये पहाड़ खत्म हो सके। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।